हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। वेरी आईएमपी, ठीक है, मोस्ट आईएमपी है ये। अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो बोलेगा कॉसी इंटीग्रल के लिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, तो हम वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। और फार्मूला याद करवाएंगे, पहले समझने का प्रयास करना स्टेटमेंट क्या है करके। फार्मूला निकालना है, एक खास प्रकार का फंक्शन होगा एनालिटिक, एक बिंदु दिया रहेगा। अब आप उसको वैसे पढ़ के याद रखोगे तो फार्मूला को लिख पाओगे, फिर उसको अच्छे तरीके से आप जैसे कि स्टेटमेंट होता है तो स्टेटमेंट तो लिखना पड़ता है। तो कई लोग का क्या सोच रहता है कि स्टेटमेंट को रट के लिखना है, नहीं, हल्का फुल्का शब्द अगर चेंज हो जाए चलेगा, ठीक है। देखिएगा क्या कहा गया है, एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, एनालिटिक है। एनालिटिक बारे में बात कर चुके हैं ना हम लोग, एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन द क्लोज कंटूर सी, क्लोज कंटूर सी के अंदर और क्लोज कंटूर के ऊपर मतलब बाउंड्री जो बनाएंगे ना, बाउंड्री के ऊपर, ठीक है बच्चों, ऑन का ये मतलब है, ठीक है। हाँ बोलो। एंड ए इज एनी फिक्स पॉइंट, या इसके जगह जेड नॉट लिख देगा या ए लिख देगा, जो लोग लिखेगा उसको याद रखना, जेड नॉट बोल सकता है या फिर क्या बोलेगा ए इज एनी फिक्स पॉइंट विद इन सी। अच्छा, बुक का स्टेटमेंट में ए को लिखा है कि सी जेड नॉट बोला है, देख लो, ए राइट, ए पॉइंट है। देन वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस में ए डी जेड, इसके बराबर होता है। कभी कभी घुमाता है, बोलता है कि भाई एक फंक्शन एनालिटिक है क्लोज कंटूर सी पर, बिंदु 2 पर फलन का मान क्या होगा, लेकिन फंक्शन दिया रहेगा। कौन फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा एफ जेड गिवन रहेगा, है ना। और कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें से शानदार तरीका, सटीक तरीका ये है कि कॉसी इंटीग्रल फार्मूला से बनाओ, सबसे जल्दी बन जाता है, तुरंत बन जाएगा फंक्शन का वैल्यू निकालना, है ना। अब कोई इंसान ऐसे बोल देगा हमको, है ना, बोलने वाले तो बहुत है, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस में 1 या फिर 2z प्लस में ये कुछ डाल दिया, ऐसे डाल दिया, और बोल रहे हैं कि भैया इसमें ये जो है एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालो। बोलेंगे बकवास बात मत कर, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो पॉइंट की बात करेगा तो पॉइंट जो है यहाँ पर आप या तो इस फंक्शन को पहले समझेंगे, उसका रूप देखेंगे, है ना। ये जो है आगे चलकर ऐसे क्वेश्चंस बनाते बनेंगे, ठीक है। तो आप सीधा ऐसा पॉइंट 2 का वैल्यू निकालना है, ऐसा होता तो हर फंक्शन में देख के रख देते, जहाँ जेड वहाँ 2 रख देते, ऐसा नहीं है वो, ठीक है बच्चों। वो कंटूर के अंदर में उस पॉइंट को रखने पर कैसा चीज़ बनता होगा, वैल्यू कैसे निकलते होंगे प्लेन के अंदर में, वो बताना चाहता है, ठीक है ना। ओके बच्चों, चलो ध्यान से देखो, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कॉसी इंटीग्रल फार्मूला कैसे दिखता है वो हम बताते हैं। पहले बोलेंगे इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन द क्लोज कंटूर सी, क्लोज कंटूर सी के अंदर और उसके ऊपर, हाँ। एंड ए इज एनी फिक्स पॉइंट, ए क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। देन वैल्यू ऑफ ए, अर्थात एफ ऑफ ए बोलना चाहिए, वैल्यू ऑफ ए नहीं बोलना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, अर्थात एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड होता है, ठीक है। अगर पॉइंट को जेड नॉट बोलेगा तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, ठीक है, हो गया। ये कौन सा फार्मूला है, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला है, हो गया याद। इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, करें प्रूफ। सी भी या क्लोज कंटूर, और कंटूर में क्या होता है बच्चों, रेडियस नहीं होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब होता है किस दायरे तक वो फैला हुआ है, भाई उससे बाहर जो है वो चीज़ें वेरिस हो जाएगी, मतलब कहीं उसमें सीक्वेंस बना के कन्वर्जन करूंगा तो एक दायरा पे रहेगा, बोलते तो नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट बोलते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकालना भी सीखेंगे, लेकिन वो रियल एनालिसिस में होगा, वो है ना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कहाँ पर होगा, रियल एनालिसिस पे, हालांकि शब्द का हम प्रयोग कर लेंगे। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब रेडियस ही है, मान के चलो। वो सही सर्कल जो है बना देते तो
वो पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका वही होता, सर्कल का रेडियस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो कुछ है ऐसा बना हुआ और उसमें क्या है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, आर है। लिखे बेटा, सीबिया कंटूर विथ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, पूर्ण विराम। ड्रा अ स्मॉल सर्कल, है ना, या प्लॉट अ स्मॉल सर्कल, सर्कल ही प्लॉट कर रहा हूँ, सर्कल ही ड्रा कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर्कल का नाम क्या है, गामा। ठीक है, अक्सर जो है जो कर्व वगैरह रहता है उसको गामा वगैरह सी वगैरह ऐसे नाम से ज़्यादा हम लिखते हैं। अक्सर कुछ कुछ छोटे छोटे वो बनाएंगे ना सर्कल वगैरह, उसको गामा वगैरह, गामा 1 गामा 2। अगर आपको मन कर रहा है C1 बोलने का, C1 बोल देना। क्या बोलना है आपको, सी कंटूर है, C1 अंदर में सर्कल ड्रा कर रहे हो, चलेगा। सेम सेंटर A, सेम सेंटर A, बट रेडियस क्या है, रो, विथ रेडियस रो। रेडाई लिखा रहता है क्या जगह, एक ही मतलब है, रेडियस है। ठीक है, और जो है ना इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस कहने का मतलब क्या, एक रेडियस का नाम तो आपका क्या था, यहाँ से यहाँ तक रो है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है। इन दोनों का डिफरेंस मतलब कौन, आर, पूरा ये आर माइनस रो, तो इतना बचेगा, उसको क्या बोलेंगे, R1। चलेगा ना, दुख पीड़ा तो नहीं इस चीज़ को लेकर, बहुत ही सामान्य बात है। ठीक है ना, इसको अपन जो है ना एनुलस रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा जो चपटी बनती है ना उसको एनुलस रीजन कहते हैं। एक प्रकार का हम वहाँ से आधा चीज़ को छोड़ के आधा चीज़ को रख रहे हैं, है ना। मान लो कभी फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगा तो इसको R1 को देख के समझ आना, R1 क्या है करके। अगर मैं R1 रीजन को मैं पूरा सी सर्कल के या सी बोल रहा हूँ गामा सर्कल के साथ जोड़ दूँ, ये पूरा रीजन वाले को, इसको नाम कुछ अलग दे देना, कुछ नाम दे देना, कुछ भी है ना, कुछ भी नाम दे देना। ये जो है मिला के पूरा क्या बनाएगा, पूरा जो है सी को बना लेगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, और अलग से C1 बोल सकते हो, चलेगा। नाम दे दो, कुछ भी नाम देना है, ABCD जो नाम देना है दो। ठीक है, ओके। काफ़ी ज़्यादा लेट हो जा रहे हैं बेटा आजकल। ठीक, कंसीडर अ फंक्शन, क्या फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, फाइव जेड इक्वल टू क्या नाम दिया है फंक्शन का, भाई फंक्शन में कुछ चीज़ को जोड़ने से, कुछ चीज़ को डिवाइड करने से, कुछ चीज़ को रखने से नया फंक्शन बनता है। मेरा मन कर रहा है नया फंक्शन कुछ बनाने का, और मैंने फंक्शन ऐसा बनाया हुआ है, आपको मानना पड़ेगा भी, मैं धीरे धीरे सॉल्व करने वाला हूँ, वहाँ तक पहुँचने वाला हूँ। तो 5z एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो कि पहले एनालिटिक था, उसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और पॉइंट को ऐसा रख दिया, डिवाइड कर दिया, है ना। ये भी खुद फंक्शन है, दो फंक्शन का डिवीजन नया फंक्शन होता है। हाँ बोलो, एक रूप है बस फंक्शन का, इस रूप को याद रख लोगे, एक बोल दिया इसको। ठीक है बच्चों, देखना ध्यान से, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जेड अलोंग सी के अलोंग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो जब किसी को इंटीग्रेट करते हैं तो dz लगाते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dx लगाते हैं। तो इस 5 को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा निशान लग जाएगा, अलोंग सी लिखेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू जेड है। ठीक है, इधर भी लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन अलोंग सी, वो जैसा तैसा dz। हाँ बोलो, इक्वेशन नंबर 2, किसी को दुख तो नहीं है, देख के समझ आ रहा है, अच्छा से क्लियर हो रहा है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन समझिएगा सर्कल का जो इक्वेशन होता है ना कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ऐसे लिखते हैं, मॉड में z माइनस जेड नॉट और ये रेडियस होता है। अगर ये जो जेड नॉट है तो वो सेंटर होगा, जीरो है तो सेंटर जीरो होगा। इसको अगर मॉड को हटाएंगे तो इतना बनता है, फिर मॉड लगाएंगे तो इतना ही बनेगा। मॉड लगा के देखो, मॉड जेड इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा। जेड इक्वल टू क्या है, जेड इक्वल टू ये है कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। आर का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। आपको हमने सिखाया था, याद करो, जेड इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा लिखवाया था, लिखवाया था ना, ऐसे समझाया था आपको, याद होगा। ठीक है, इतना को क्या बोलोगे, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। मोड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, इसका मोड आएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आयोटा नहीं लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा, और सबका ऐसा रूट, अंदर में क्या आएगा 1, 1 का रूट मतलब कितना 1। आया बात समझ? तो ये समझाने के लिए था, ठीक है। तो ये सर्कल का इक्वेशन है, इसको लिखना था, बुक में इसको लिखा है, मैंने समझाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है। बहुत जगह पर इस्तेमाल करेंगे जिसका सेंटर क्या होगा 0 होगा, उसको डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, कभी कभी उसको ऐसे बिना मोड के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मोड के साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखे रहेंगे, चलेगा ना? किसी कोई आपत्ति हो तो बता दो पहले से, नहीं है ना आपत्ति? ये जो है रेडियस क्या है 1, सेंटर क्या है 0, ये सर्कल है, रेडियस क्या है इसका बताओ रो, सेंटर क्या है a, ठीक है। ये कौन सर्कल का इक्वेशन है? ये इक्वेशन ऑफ गामा है, ये है ना, क्या ये गामा सर्कल है। ये कौन सा है बेटा? ये जो लिखे हैं ये क्या है? ये जो है गामा सर्कल को ड्रा किए हो आप, वही है, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये 3 है, ठीक है ना। उसका सेंटर क्या है a, रेडियस क्या है रो, उसी का इक्वेशन है वो। हाँ बोलो। मेरे प्यारे बच्चों, मोड हटा देंगे तो मोड हटाने के बाद क्या आता है? एक्सपोनेंशियल आता है, याद रखना। मोड लगाओगे ना, ऐसे मोड लग जाएगा, यहाँ पर आपका रो को मोड से बाहर निकालोगे क्योंकि एक नंबर होता है वो मोड से बाहर ही रहता है, ये आएगा मोड के अंदर, इसका वैल्यू कितना आता है? इसका वैल्यू 1 आता है फिर से। हाँ बोलो। मोड लगाऊंगा वही आएगा कि नहीं? इसका मोड लगेगा, इसका मोड लगेगा। रो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, वो रेडियस है, जो डिस्टेंस है उसका कभी क्या नहीं लगता, रो फो नहीं लगता, सॉरी उसका मोड वोड नहीं लगता, वो बाहर भगता है सबसे पहले, बाद में जो है इसका निकलेगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू का ही आप मॉड लगाते हो जिसका वैल्यू 1 होता है। वहाँ लिखे थे, क्वांटे में लिख देना, है ना। आगे बढ़ो बच्चों। मैं z इक्वल टू ऐसे भी लिख सकता हूँ, खिसका दिया। हाँ बोलो। मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको dz को थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, क्या आप सभी को डिफ्रेंशिएशन आता है? मैं मान लेता हूँ आता है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे पहले रो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। एक्सपोनेंशियल समथिंग का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल समथिंग होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल x होता है। एक्सपोनेंशियल ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर करते हो x के रिस्पेक्ट में तब तो क्या करते हो? एक्सपोनेंशियल ax इंटू a लिखते हो, ठीक है। तो ये है एक्सपोनेंशियल समथिंग का डिफरेंशिएशन है एक्सपोनेंशियल समथिंग, एंड समथिंग का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा में फिर से क्या आएगा? ये x है मान के चलो, ये a है मान के चलो, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन? थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा का एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा आएगा, और आयोटा थीटा का और डिफरेंशिएशन होता रहता है, जैसे कि यहाँ पर इसका और डिफरेंशिएशन हुआ है, बाद में क्या हुआ है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आता है? एक्सपोनेंशियल ax, और यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन होगा, a कांस्टेंट आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। मैं वही समझा रहा हूँ, तो भूलना मत, एक्सपोनेंशियल समथिंग का एक्सपोनेंशियल समथिंग होता है, बोलना है डिफरेंशिएशन। और समथिंग जो रहेगा वो समथिंग में आयोटा के साथ, आयोटा तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। यहाँ कौन कांस्टेंट था? a, तो a बाहर आ गया। हाँ बोलो। हाँ जी। और कुछ लिखोगे ना? इसका हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और कांस्टेंट साथ में रहता है वेरिएबल का तो वो बाहर आ जाता है, जैसे यहाँ पर बाहर आया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? dz इक्वल टू रो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, और यहाँ पर आयोटा रख दो, कोई दिक्कत नहीं, और मैं डी थीटा भी लिख रहा हूँ, चलेगा? या फिर यहाँ ही लिख दो, कहीं पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। dz का वैल्यू इतना मैंने लिखा, पक्का? कोई आपत्ति हो तो बता सकते हो, इतना हम लिखने वाले हैं, इतना हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये 4 है, ठीक। नाउ मैं इंटीग्रेशन अलोंग ये सी जो लिखा था उसमें वैल्यू रखूँगा एफ जेड, और यहाँ पर है आपके पास जेड माइनस ए, और क्या लिखूँगा? डी जेड, ठीक है बच्चों। फिर इसको इंटीग्रेशन वही सी लिखूँगा। एफ जेड का वैल्यू क्या लिखूँ बताओ मुझे? एफ जेड का वैल्यू, एफ ऑफ जेड का वैल्यू रख दो। जेड का वैल्यू क्या लिखे थे? रो एक्सपोनेंशियल थीटा प्लस में लिख दिया। जेड का वैल्यू फिर लिखो यहाँ पर, रो थीटा प्लस में ए माइनस में ए, राइट। तो ये हट जाएगा, मतलब इसका ये मतलब है
लिखना है तो एक बार पहले लिख दे रहा हो, यहाँ पर लिख दिया है ना। लेकिन मैं जानता हूँ कौन कटने वाला है, ए और ए कट जाएगा तो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा बचेगा बस। dz बताओ dz का वैल्यू कितना लिखें, वहाँ पर उसी लिए तो निकाले हैं भाई बेचारे को, ठीक है। आप चाहो तो बोल सकते हो फ्रॉम ये सब चीज़ जो भी बोलना है 3 and 4 जो भी बोल रहे हैं नाम, ठीक है ना। ये पूरा रख रहे हैं, बगल में लिखना फ्रॉम, यहाँ से उठा कर रखा गया है। बच्चों dz का वैल्यू बताओ जल्दी, रो आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा डी थीटा लिख दिया। कुछ कट रहे हैं क्या, एफ ये नहीं कुछ करना है इसको, ठीक है ठीक है। आयोटा बाहर, ठीक है। थोड़ा सुंदर लिखते हैं। नीचे से क्या क्या कट दिखा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। आयोटा साथ में है, आयोटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता। तो एफ ऑफ रो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस में ए और यहाँ डी थीटा। हाँ जी अच्छा। अब इंटीग्रेशन में अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, दो अलग अलग रीजन पे इंटीग्रेशन करना है, दो अलग अलग लिमिट पे आप बांट सकते हो उसको। ये पूरा कंटूर पर है तो दो हिस्सा में बांट देना, ऐसा और ऐसा। एक पूरा हिस्सा ये और ये हिस्सा मिला दोगे तो पूरा सी, ये वाला हिस्सा और ये ऐसा सबको मिला दोगे तो क्या सी। मतलब दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। आपने पढ़ा है ना ऐसा 11th 12th में, लिमिट को ऐसा बांट के करते भी थे, अलग अलग दो पार्ट में तोड़ देते थे, कर सकते हो ऐसा, ठीक है बच्चों। हाँ ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर काम आएगा। कल का पढ़ा हुआ कॉसी थ्योरम, कौन सा थ्योरम पढ़े थे कल? किसके इक्वल में चल रहे हैं हम लोग अभी? सी एफ ऑफ जेड डी जेड सॉरी जेड माइनस ए और डी जेड इक्वल टू करके, ठीक है। मैं आयोटा लिखता हूँ, इंटीग्रेशन कोई एक हिस्सा बोल सकते हो, किसी को मन करता है कि इस हिस्से को C1 बोलें, ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ C1 बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन हाईलाइट कर सकते हो कि ये रीजन को C1 कहा जा रहा है करके, है ना। या फिर इतना को रीजन R1 कह रहे हैं करके, दूरी को वो पूरा ऐसा करके, वो चकती को R1 दूरी है, ये रीजन है ना। बुक में R1 अगर इस्तेमाल करेगा, गामा 1 गामा 2 जो भी बोलेगा, तो आप R1 बोलना चाहे तो R1 बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो R1 बोल देना, वैसे बोले हैं ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं R1 इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी कोई दिक्कत हो बताओ। R1 है, फिर एफ ऑफ ये है आपका जेड ही लिख सकते हो, चलेगा। इसको जेड ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जेड ही रख दो तो भी चलेगा, जेड ही रखूँ, इसको जेड ही रखूँ, यहाँ पर डी थीटा रखूँ, चलेगा, ठीक है। और ऐसे ही रखोगे तो भी चलेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ अपने बात को, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे करके, है ना। चलो ए ही रखे रहते हैं और यहाँ पे लिखेंगे डी थीटा, ओके बच्चों। फिर इंटीग्रेशन कौन? गामा, इंटीग्रेशन कौन? गामा, गामा, ठीक है, एलॉन्ग गामा। और वही फंक्शन रो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस में ए और डी थीटा, ठीक है। हमने कुछ भी अलग नहीं किया है, ओके बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बोलते हैं? 5, ठीक है। अलग अलग हमने बस तोड़ा हुआ है। अगर इतना टूटा हुआ चीज़ आपको समझ आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके सामने में क्या होगा? आयोटा, ये बचा हुआ है, इसके साथ था तो ये होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है R1 के बारे में सोचो। R1 जो है ये क्षेत्र पे कोई आपका पॉइंट है क्या? नहीं। पॉइंट है इसके पास? इसके पास पॉइंट है? नहीं। पॉइंट तो इसके पास है, अंदर में है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट पर वैल्यू निकालना होता है। जब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, ये पूरा क्षेत्र में फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। क्या है वो? एनालिटिक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर है। कॉसी थ्योरम क्या कहता है? जो फंक्शन एनालिटिक होगा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर एनालिटिक होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या आता है? 0, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? ये पूरा थ्योरी लिख देना, बट वी नो दैट, या वी कैन सी दैट, है ना। बट वी यहाँ लिखना है पूरा, बट अच्छा, बट वी कैन सी दैट R1 डज नॉट कंटेन पॉइंट ए को कंटेन नहीं करता है। बाय कॉसीस थ्योरम, है ना,
आप क्या बोलेंगे, एनालिटिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन 0 होता है। मुझे आपसे ये जानना था कि ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, एफजेड ही तो था, एफजेड है वो एनालिटिक है, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये कॉसी बाई कॉसी इंटीग्रल, सॉरी कॉसी इंटीग्रल नहीं बोला है, बाई कॉसी थ्योरम है ना, ये लिखना है। साथ ही साथ आप ये भी बोल देना कि एंड करके एंड एफ रो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस में ए इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है बच्चों, एनालिटिक फंक्शन। थ्योरी भूल गए तो अपने वर्डों में थोड़ा बहुत लिखना, लेकिन लिखना, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन। देन बाय क्या, कॉसी थ्योरम, कल ही पढ़े थे, कॉसी थ्योरम क्या होगा, इंटीग्रेशन R1 वाले रीजन पर ये जो फंक्शन दिख रहा था है ना, रो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस में ए और डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 0, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन, फिर मैं रिवीजन कराऊंगा है ना, फ्रॉम इक्वेशन 5th इंटीग्रेशन along C f ऑफ z अपॉन में z माइनस a dz इक्वल टू आयोटा बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन along क्या, C ये जो है गामा एक सर्कल है, याद रखना, ठीक है। और f ऑफ लिखेंगे यहाँ पर रो एक्सपोनेंशियल आई थीटा प्लस में a डी थीटा, लिख दिया, ओके। मैं इसको भी z ले देता हूँ, चलेगा, f ऑफ z, और इसको हम क्या लिखेंगे, डी थीटा, ठीक है। हमने ऐसा लिख दिया है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ आना चाहिए आप लोग को, ठीक है बच्चों। दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। इतना हम लिख के आगे बढ़ने वाले हैं। एक काम करेंगे, ऐसा नहीं रखेंगे अभी भी, एक और छोटा सा काम है, उसको देख लो, फिर आप आपत्ति जता सकते हो, अगर लगे तो जताना, ठीक है। मैं लिखा तो वही लिखूंगा एक बार फिर से, उसमें काम है रो एक्सपोनेंशियल थीटा प्लस में ए। मुझे एफ ऑफ ए चाहिए ना यार, क्या चाहिए, एफ ऑफ ए, पता है ना, डी थीटा प्लस में 0। बोलूँगा इफ रो इज वेरी स्मॉल, रो इज वेरी स्मॉल, ये क्या है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, दैट इज रो टेंस टू 0। मैं रो को किधर लेके जाना चाहता हूँ, 0, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तब ये तो इधर कुछ छेड़ना नहीं है, एफ ऑफ जेड और ये जेड माइनस में ए डी जेड, ठीक है। और यहाँ आयोटा रखना ही रखना है, इंटीग्रेशन ये आपका क्या है, अलोंग सी, ठीक है। तो सर्कल का जो है लिमिट क्या होता है इंटीग्रेशन पे, अब रेडियस डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, रेडियस डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस बहुत छोटा कर रहे हो आप लोग, उसकी परिधि क्या होती है। कभी भी कोई भी सर्कल के अलोंग इंटीग्रेशन करो पूछेगा तो बोलेंगे सर 0 to 2 पाई, समझ आया। इंटीग्रेशन कहाँ पर होता है, 0 to 2 पाई। कोई भी सर्कल पे अगर आप क्या इग्नोर करके चलते हो, उसकी रेडियस कितना छोटा कितना बड़ा को आप मेंशन नहीं कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन किस पर डिपेंड करेगा, परिधि क्या है करके, हालांकि उसमें है, तो आप क्या बोलोगे 2 पाई तक जो भी है गोल गोल, ठीक है, 2 पाई, ओके। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई बता सकते हो, नीचे में हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि कोई सर्कल की जो इंटीग्रेशन के लिए काम करना होता है वो आप 0 से 2 पाई बोलते हो, वो उसकी लिमिट हो गई, सर्कल था ये। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा 0 इंटू ये समथिंग गया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी थीटा, क्या लिखेंगे, डी थीटा, ठीक है। अब डी थीटा में इसको वही रखूँगा ना, याद रखना, आयोटा रहेगा, ये एफ ऑफ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं होता। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा यहाँ पर, 1 का, और 1 का क्या आएगा, थीटा, क्या आएगा, थीटा, ठीक है।
यहाँ तक वीडियो में आ रहा है कि नहीं देख लो, सब लोग देख लो भाई, है ना, यहीं तक लाना है। और आ गए आंसर, एक लाइन बचा है लिखना, ठीक है। पहले फोटो खींच लो, मिटाने वाले हैं। स्टेटमेंट को एक बार दोबारा बोलेंगे, मिटाएंगे और आंसर को लिखने वाले हैं, ठीक है, ताकि रिवीजन कराते बने करके समझ आना चाहिए आप लोग को। थोड़ा जगह मैं बचा के लिखता हूँ। क्या बचा है यहाँ पर चल रहा था भाई एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस में ए डी जेड, ये अलोंग सी था और इसके इक्वल टू में आया था आयोटा, और कौन बाहर निकल गया था, एफ ऑफ ए, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर क्या 2 पाई, यहाँ पर क्या रहेगा डी थीटा। अगर मैं फिर लिखूँगा तो आयोटा लिखेंगे और एफ ऑफ ए लिखेंगे और थीटा आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन थीटा का लिमिट लिखना पड़ेगा। थीटा का लिमिट 0 से लेकर कहाँ 2 पाई। थीटा का लिमिट क्या 0 से 2 पाई, अपर लिमिट क्या 2 पाई, लोअर लिमिट क्या 0, ठीक है बच्चों। क्या आपको एफ ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन के पहले 1 अपॉन में आयोटा और ये 2 पाई नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं? आ रहे ना? इसमें क्या बनेगा लिमिट लगाने पर, अपर लिमिट में थीटा की जगह 2 पाई, है ना। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट रखते हैं और लोअर लिमिट 0 है तो लिखते ही नहीं है हम लोग। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर फॉर्म होगा बच्चों, ये 2 पाई भी आएगा, आयोटा था वो लिखेंगे और क्या रहेगा एफ ऑफ ए था वो भी रहेगा, अपर लिमिट 2 पाई आएगा, सामने लीजिए सुंदर दिखे करके। तो मैं बोल रहा हूँ इतना सबको इसके नीचे ले जाऊँगा तो वो फार्मूला बनेगा कि नहीं, पहला वाला एफ ऑफ ए इक्वल टू बच जाएगा और एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस पूरे के सामने में जस्ट 1/2 पाई आयोटा आएगा, हाँ कि ना। अब एक बार रिवीजन कराते हैं, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और उसको याद रखेंगे, ठीक है। ओके, क्या स्टेटमेंट को पहले पढ़ो, समझ लिए। एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन द क्लोज कंटूर सी, ठीक है, और ए कोई फिक्स पॉइंट है, तब क्या आएगा एफ ऑफ ए की वैल्यू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड। इसको बोलते हैं क्या, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इसके लिए हमने ये बस थ्योरी को रटना नहीं है, बोलना कि सर क्लोज कंटूर क्या था, सी था, जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या था, आर था, ठीक है। अच्छा, और अंदर में हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया है जिसकी रेडियस क्या है, रो है, सेंटर लेकिन दोनों का सेम है, क्या है ए। एक बिंदु को सेंटर मान लिए हैं दोनों के लिए, मान के चलो ऐसा सेंटर एक सर्कल का है, मेन चीज़ है। अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, या फिर क्या बोलना चाहिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और ये सर्कल की रेडियस, इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो कुछ आर ऐसा चक्ति बच जाता है, ठीक है, एनुलस रीजन कहते हैं इसको, वो रीजन बच जाता है। मतलब फ्यूचर में इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में करूँ और इसके रिस्पेक्ट में करूँ तो पूरा सी के रिस्पेक्ट में है माना जाएगा, ठीक है। अब हमने एक फंक्शन कंसिडर किया है फाई जेड इक्वल टू क्या बच्चों, एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए। इतना अगर याद है तो और कुछ नहीं करना है, चुपचाप यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन अलोंग सी और डी जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन अलोंग सी, है ना, फाई जेड का यहाँ डी जेड ऐसे लिखेंगे तो इधर भी वही लिखना पड़ेगा, लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। अब फिर यही है। अब कोई बच्चा बोलेगा मुझे इसको क्यों लिखे, फिर यहाँ तो उपयोग ही नहीं कर रहे हो। अरे भाई ये सुंदरता बना दी ना उसके, इसको लिखो या इसको लिखो, लिख तो रहे हो उसी को, एक काम कर रहे हो आप, इसके बराबर में कुछ आएगा बोल रहे हो आप फ्यूचर में। तो इस बेचारे को पकड़ के हम यहाँ पर जेड का वैल्यू रखेंगे, हम डी जेड का वैल्यू रखेंगे। तो जेड को कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर्कल के समीकरण से निकालेंगे। सर्कल क्या ड्रा किया है आपने, ये ऐसा ड्रा किया है, सेंटर क्या है उसका ए है, रेडियस क्या है उसका रो है, इसको आप भूल जाओ। कैसे लिखेंगे, बोलेंगे सर जब भी ऐसा रहता है तो अपन लिखते हैं इसके बराबर में क्या, ये जो भी रहेगा इनटू में एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा लिखते हैं। मॉड लगाते हैं तो वापस क्या आता है उसका 1 बनता है, जैसे कि ये दिख रहा है, मॉड लगाएंगे तो यहाँ मॉड आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिखाया था ना भी एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा का मॉड इक्वल टू क्या 1। तो इक्वेशन को सिम्प्लीफाई कर रहा है इसलिए उसको माना जाएगा, ठीक है, ओके माना गया। जेड का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, पक्षांतर किए तो ये मिल गया। फिर इसको हमने डिफरेंशिएट किया उस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से इसका तो नहीं होगा, बाहर रहेगा एक्सपोनेंशियल समथिंग का एक्सपोनेंशियल समथिंग रहेगा, और समथिंग में थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए थीटा वेरिएबल है, तो वेरिएबल के एक्स्ट्रा साथ में जो भी रहेगा वो लिखा जाता है। आयोटा है तो आयोटा, 2 आयोटा होता तो 2 आयोटा, -2 होता तो -2, कुछ भी रहता कुछ भी लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है ना। इनटू में आयोटा वही लिखा गया है। फिर आगे बढ़े, डी जेड का वैल्यू लिखना है तो इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया,
लिख दिया। ये सारे जो वैल्यू निकला जेड और डी जेड का, उसको कहाँ पे रखना है बच्चों? इक्वेशन नंबर 2 पे, है ना? कहाँ पर? इक्वेशन नंबर 2 पे। आप चाहो तो सीधा यहाँ पर क्या बोलोगे? फ्रॉम 2, है ना? 2 and 4। इनको भी नाम देना चाहो तो इसको भी नाम दे देना, चलो इसको भी कुछ बोल दिया रहना, ठीक है ना? हाँ, लेकिन आप लोग बोल देना 2 and 4 जो भी है बोल देना, ये मिलेगा। उसके राइट हैंड साइड में काम कर रहे हैं, तो इसके इक्वल में हम लिखेंगे एफ जेड में जेड का वैल्यू हटा के रो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस में ए, और यहाँ पर जेड माइनस में ए, मतलब भैया जेड माइनस में ये इतना ही तो लिखा गया है, दिख भी रहा है, हाँ कि ना? लिख दिया। डीजेड का वैल्यू इतना पूरा उतारा गया है, दिख रहा है? ठीक है भाई, ये पूरा आप थोड़ा और सुंदर तरीके से देखोगे तो ये कट रहे हैं, यहाँ से कटेगा, रो कटेगा, आयोटा बचेगा, बाहर निकाला है, डी थीटा रहेगा, है ना? जैसा का तैसा छोड़ दिया है। इतना तो सबको आ जाएगा, वो तो मैथमेटिक्स में रटना नहीं पड़ता, वो तो कट जाता है अपने आप, कोई चीज़ें है ना, तो उसमें रटना ही नहीं है। मैंने एक दो जगह बस पढ़ना था, अपने आप आना चाहिए वो, ठीक है? अपने आप आना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना? इतना गणित आना चाहिए कि आपको रटना ना पड़े, वो तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है? मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे तो भाई हम बोलेंगे, देख सकते हैं फ्रॉम इमेज, या फिर आप फिगर बोलना, फ्रॉम फिगर वी कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसा कुछ भी लिख देना। कुछ भी लिखने कहने का मतलब यह है कि भाई इस इक्वेशन को उस फॉर्म में और लिख सकते हैं। आल्सो वी कैन राइट लिख देना, आल्सो वी कैन राइट फ्रॉम फिगर। ओके, बात समझ आया कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिर मैंने देखा कि ये वाला लफड़ा करेगा, क्योंकि इसके पास पॉइंट ही नहीं है, और पॉइंट नहीं है तो उसके पास वैल्यू आएगा भी नहीं। जो कभी भी कोई पॉइंट नहीं रखता, जो भी पॉइंट है उसके सारे पॉइंट पर फंक्शन मतलब एनालिटिक हो रहा है, कोई वहाँ पर लोचा नहीं है, मतलब फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर वहाँ पर क्या है? एनालिटिक है। ऐसे जो चीज़ें होती हैं डेरिवेटिव भी डिफाइन कर लेते हैं वहाँ पर अपने पॉइंट पर, अब वो जो है पूरा इंटीग्रेशन जीरो के इक्वल माना जाता है, ठीक है? इसलिए क्या बोलेंगे? बाय कॉची थ्योरम ये क्या आ जाएगा? पूरा हिस्सा जीरो। अब जीरो आ गया तो आप इसके इक्वल में क्या चीज़ लिखेंगे? बस केवल एक चीज़ को लिखोगे, लिख दिया था मैंने। फिर आगे बढ़े, अब यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, रो को बहुत छोटा मान लोगे तो इंटीग्रेशन का जो काम है केवल किस पर टिक जाएगा? उसके परिधि पर टिक जाएगा, है ना? जिस प्रकार से आप वो करोगे, रीजन अगर इंटीग्रेशन को कोई पूछेगा तो आप ऐसे करके उसमें अब आर डिपेंड नहीं करेगा, है ना? उसका एंगल जो है डिपेंड करेगा। एंगल कहने का क्या मतलब है? कितना घूम के करोगे, तो बोलेंगे सर ऐसे ही तो लिखते हैं, जीरो से क्या? 2 पाई, जहाँ जहाँ सर्कल होगा वहाँ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 0 से 2 पाई, ठीक है? 0 से 2 पाई, मतलब वो जो है रेडियस को छोड़ के किस पर डिपेंड कर रहा है कि भाई ये जैसे सर्कल बनता है तो बहुत छोटा रेडियस है, इसलिए रेडियस को मेंशन ना करके क्या करेंगे? उसके एंगल को बस मेंशन करेंगे, और एक चक्कर पूरा घूमेगा तो कितना होगा? वो 0 से लेकर वो कितना घूम जाएगा? 2 पाई पूरा, है ना? उतना उसका क्या हो जाता है? उसका इंटीग्रेशन का रेंज बनता है। वैसा कब? जब आर को, उसके रेडियस को स्मॉल कंसिडर कर लिया जाए तो। हाँ बोलो। तो वही करके हमने क्या कर दिया है? इसको बना दिया 0। बना क्या बेटा? एफ ऑफ ए, ये 0 हो जाएगा ना, एफ ऑफ ए बजेगा, ये डी थीटा रहेगा, है ना? ये हमने इस प्रकार से किया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई आ गया। अब बोलेंगे ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, आयोटा इंतजार कर रहा था, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा आएगा। एक्स रहता है तो क्या आता है? एक्स आता है, लेकिन यहाँ डी एक्स होना चाहिए था, है ना? तो थीटा है तो क्या लिखेंगे? थीटा लिखेंगे। और ये जो थीटा है, थीटा का लिमिट क्या होगा? 0 से 2 पाई। तो 2 पाई पहले लिखेंगे अपर लिमिट, और लोअर लिमिट में 0 लिखने से सब कुछ 0 करेगा, उसको लिखना ही नहीं है, तो ओनली अपर लिमिट लिखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई इंटू आयोटा इंटू एफ ऑफ ए, और इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। लेकिन आप लोग पूरा लिखना, जो बच्चे हमें ऑनलाइन देखते हैं जानते हैं, वो पूरा नीचे में लाइन को लिखेंगे वाला, ये प्रूव करना था। यही क्या था? कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। टफ था? कोई टफ नहीं है। बार बार आप रिवीजन करोगे तो चीज़ें याद हो जाती हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। 1-2 जगह बस आपको मेहनत करना है, 1-2 जगह, मात्र 1-2 जगह पर, ठीक है? पक्का बच्चों? उसका स्टेटमेंट देखिएगा, हायर ऑर्डर वाला में क्या आता है। मैं यही चेंज करूं, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर यही लिखते हैं, फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पर भी वही कहानी होगा। एफ जेड क्या है? एनालिटिक फंक्शन, कहाँ पर? विद इन एन ऑन द क्लोज कंटूर सी। ए क्या है? एनी फिक्स पॉइंट, ठीक है? एनी फिक्स पॉइंट। ये एक बार भी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ था, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना बार? n बार, ठीक है? कितना बार? n बार। तो फार्मूला बदल रहा है, देखना,
हाँ, n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल n, और बाकी सब ठीक, और यहाँ पर लेकिन पावर और बढ़ेगा n प्लस 1। ठीक है बच्चों, n प्लस 1, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग d z। राइट? हाँ बोलो। बुक में यही लिखा है कि अलग लिखा है? क्या स्टेटमेंट सेम रहेगा? स्टेटमेंट सेम रहेगा। हाँ, डीजेड नहीं लिखा है? हाँ तो मेंटल होगा, कैसे नहीं लिखेगा डीजेड? अरे कहीं भी लिखेगा, यहाँ लिखे चाहे इधर लिखे, है ना, इधर लिखे चाहे इधर लिखे, है ना यार, एक ही मतलब होता है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ हाँ, वो ऊपर में लिख देते हैं, कभी नीचे में नीचे में नहीं लिखते हैं, बगल में लिखते हैं ना, तो बगल में लिखने से सुंदर दिखता है लेकिन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम इसको प्रूव करें। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये प्रूव करने के लिए ना हम जानते हैं, वहाँ तक सब चीज़ को करके रखोगे, वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट वाला में। ठीक है, अल्टरनेटिव प्रूव कर रहे हैं, याद रखना, क्योंकि आ सकता है तब की बात है, एक आध बार आ चुका है ये। ठीक है, तो आ सकता है वाला में रहेगा तो आप ऐसे प्रूव करेंगे जो मैं कराऊंगा भी। ठीक है, करें पूरा पूरा। हाँ हाँ, अगर ये 8 नंबर में आया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो लगभग शॉर्टकट में वहाँ तक पहुँचना जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँचना है। इस कॉल्ड कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर लिख देना। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। प्रूव करें, इसको प्रूव करते हैं बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, वी नो दैट। अभी देखते रहे ना, बाई कॉशीस इंटीग्रल फार्मूला फॉर, बस इतना, बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला वी नो दैट, या फिर वी हैव, क्या है बच्चों आपके पास, एफ ऑफ ए, बोलो जल्दी, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस में ए, और यहाँ पर डी जेड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ा और सुंदर बनाता हूँ, ध्यान से देखना। अभी निकाला था आपने 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड माइनस ए डी जेड अलॉन्ग सी, ये 1 है, बोल सकते हो, चलेगा। किसी को अगर तकलीफ हो तो बता सकते हो, और तकलीफ नहीं हो तो चलेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ूँ भाई। हम इसको ना डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे? देखिएगा भी, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये आपका एक रिस्पेक्ट में करना है, किसको करना है, एफ ऑफ ए को करना है। राइट? हाँ बोलो। ये क्यों बाहर निकला? कांस्टेंट। ठीक है, इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन को कैंसिल नहीं करना है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड है, एक रिस्पेक्ट में होता है तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अगर अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है तो इंटीग्रेशन कैंसिल नहीं होते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोई इंटीग्रेशन जो रहता है उसको छेड़ते नहीं हम लोग, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, और हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, किनको? एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए को। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और यहाँ पर इंटीग्रेशन का वो बचा हुआ है। हाँ बोलो। पक्का? पक्का? बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक। ठीक है, ओके, देखना 2 पाई आयोटा, और इसको लिखते हैं एफ ऑफ ए, ऐसा डैश, डिफ्रेंशिएशन मतलब डैश, एक बार डिफ्रेंशिएशन डैश लिख दे एक बार। ठीक है, या 1 लिख देना, और इसमें जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो रहेगा, इसको छोड़ो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कितने लोग को फार्मूला पता है? 1/x लिखा है मान लो,
1/x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? -1/x² होता है, याद रखना। क्या होता है? लॉग होता है, मत बोलना, मार पड़ेगा, ठीक है। वो तो इंटीग्रेशन में होता है, ठीक है। log x का डिफरेंशियल 1/x होता है और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन log x और log x का डिफरेंशियल 1/x, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। हाँ बोलो। 1/x² का डिफरेंशियल क्या होता है? -2/x⁻3, ठीक है। 1/x⁴n का डिफरेंशियल क्या होता है x के रिस्पेक्ट में? कोई पूछेगा तो बोलना -n/x⁴n+1। फार्मूला याद रख लोगे, भूलोगे तो नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, समथिंग करते हैं हम लोग। मान लो 1/समथिंग है और समथिंग में मेरा मन कह रहा है कुछ भी लिखने का, लेकिन x बना हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि किसी बच्चे ने कहा कि गुरुजी मुझे ना एक नंबर दिख रहा है, नंबर है p माइनस में x दिख रहा है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? इसका बोलना 1/समथिंग का हमेशा क्या होता है? -1/समथिंग का स्क्वायर होता है, बोलना। हाँ बोलो, ठीक है। या चलो हम इस x को सामने रखते हैं, x माइनस p, और इसको फिर डिफरेंशियल करना होता है अंदर घुस के डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1, x का 1, p का 0, ऐसे करना है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखा होता है ना, x माइनस p लिखा था, यहाँ 2x लिखा होता तो यहाँ पर क्या रहता? 2 रहता, और 2x का डिफरेंशियल में फिर से एक बार आगे बढ़ रहे थे। चेन रूल कहते हैं इसको, चेन रूल, ठीक है। एक दो करके रखूँ ताकि आप गड़बड़ ना करो। चलो इसको ही बनाओ। 2x रहता तो क्या करेंगे? 1/समथिंग का इंटीग्रेशन -1/समथिंग का स्क्वायर, एंड समथिंग का डिफरेंशियल घुस के करना है और उसको ऐसा बगल में लिखना है। घुस के डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा 2 ओनली, x का 1 और ये कांस्टेंट का 0, तो क्या आता है? 2, तो क्या आएगा पूरा? -2/x माइनस में p सबका, ठीक है। क्योंकि बच्चों का गैप है कुछ लोगों का, इसलिए जो है भूल जाओगे, डिफरेंशियल करना नहीं आता बोल दोगे। इस कारण से हम जो है बेसिक चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ो बेटा, एकदम बेसिक चीज़ है, इतना आना चाहिए, ठीक है। कर दूँ डिफरेंशिएशन? अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूं, मेरे पास तो f ऑफ z बेचारा कांस्टेंट था, वो बोलेगा मेरे को बाहर फेंको, उसको बाहर फेंका, अलोंग c है तो c रखना पड़ेगा। मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, किसका? मैं रफ में लिख रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में? a के रिस्पेक्ट में। तो z जो है a के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आया। हाँ बोलो। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? z माइनस a का। z माइनस a का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? चलो यार लिख देते हैं आप लोग। डिफरेंशिएशन किसका? 1/z माइनस a का, ठीक है। सबका यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिख दिया। इतना बेसिक मैं पिछले साल नहीं बताया था क्योंकि बच्चे थोड़ा ज़्यादा फटाफट कर रहे थे, इस कारण से लगा जरूरी नहीं है करके। 2πi f' a दिस इम्प्लाइज करके इंटीग्रेशन c f ऑफ z रखना पड़ेगा। यहाँ इसको करोगे तो 1/समथिंग का क्या होता है? -1/समथिंग होता है, -1/, लेकिन a का डिफरेंशियल इस पूरे का करोगे a के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? -1 आएगा। a का क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि उसका कोफिशिएंट है। अगर सामने में a रहता है a माइनस z कांस्टेंट है ना, अभी याद रखना, तो ये रहता कि भाई 1/, में इसका इंटीग्रेशन क्या आता? सॉरी डिफरेंशियल क्या आता? 1/, में a माइनस z का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a का डिफरेंशियल 1 लिखते, लेकिन पीछे खिसक गया है तो उसका कोफिशिएंट क्या बन गया है? -1 ऑलरेडी। हाँ बोलो। पक्का ना? तो एक बार लिख देते हैं समझाने के लिए। क्या आएगा बेटा? -1, और सबके लिए यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट लगा के क्या करना है आपको? dz, ठीक है जी। 2πi f' a इक्वल टू क्या आएगा? थोड़ा आप सुंदर लिखते हैं, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन अलोंग c, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, हर बार याद रखना, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। f ऑफ z लिखा जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर लिखना भूल गए हैं, याद रखना, ठीक है। z माइनस a सबका क्या रहेगा? स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, क्या बचा? ठीक है कि नहीं? इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? ये कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया,
ये माइनस प्लस क्यों बना, कोई पता चला ना? ये क्योंकि यहाँ से एक बार माइनस और पैदा हुआ था, ये तो फार्मूला का माइनस था। किसका फार्मूला? 1/समथिंग का माइनस 1/समथिंग स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन, फर्स्ट ये फर्स्ट आ गया ना, ठीक है। फिर क्या करें? अगेन लिख देना, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो बोलो, ए। एक रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट करोगे तो और क्या आ जाएगा बताओ? ये 2π तो कांस्टेंट था, रहेगा बेचारा। एक बार डिफ्रेंशिएशन था, वो अब 2 बार लिखाएगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं उसको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपको 2 को ऐसे लिखना है तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन वैसे लिखना पसंद नहीं करते, हम बोलेंगे 2 बार डेस करके, n बार डेस को n लिख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन बाहर रहेगा भाई, f ऑफ z का f ऑफ z रहेगा 1/समथिंग का हो जाएगा क्या? z माइनस में उस समथिंग की पावर अब बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। लेकिन थोड़ा इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं। सबसे पहले बाहर निकालेंगे कौन, और इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा? ऊपर है -2 और अपॉन में क्या आएगा? z माइनस a की पावर क्या हो जाएगी? 3। हाँ बोलो। और यहाँ पर इंटू -1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? थोड़ा और सुधारते हैं, 2π आयोटा f डैश a, ठीक है। हाँ जी, कहाँ है और मार्कर? हाँ ठीक, देखिएगा एलॉन्ग सी, ठीक है। ये थोड़ा सुंदर बनाते हैं, यहाँ से 2 पैदा हो रहा है पॉजिटिव, ठीक है। इंटीग्रेशन एलॉन्ग सी f ऑफ z अपॉन में z माइनस a की पावर क्या? 3 और क्या लिखेंगे? dz। इक्वेशन नंबर क्या? 3, ठीक है। हाँ बोलो, जल्दी से हाँ बोलो। हाँ, कुछ भी नहीं है। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? उस इक्वेशन को। फिर करना, फिर करेंगे, देखना ध्यान से। 3 बार में समझ आ जाएगा आगे क्या बनने वाला है, 3 ही बार में समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिख देना डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन, ये लिख दिया, लिख देना 2π आयोटा, कितना बार डिफ्रेंशिएशन? अब 3 बार, ठीक है। ए, ये तो बेचारा इंतजार करता रहेगा, इंटीग्रेशन करोगे ये कांस्टेंट आएगा, कौन? ये। अब डिफ्रेंशिएशन आप किसका करोगे? यहाँ पर जो किए हैं भैया, इस वाले का करोगे। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा पूरा ऊपर में पावर पहले लिखते हैं, 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 था तो 2 लिखे थे, और नीचे का पावर 1 बढ़ जाता है। अभी फार्मूला क्या लिखवाया था? 1/x की पावर n होता है तो अपन लिखते हैं -n अपॉन में x की पावर n+1। अगर 1/ में समथिंग एक फंक्शन है, समथिंग क्या है? फंक्शन है क्या? fx, तो हम क्या लिखते हैं? माइनस में इस फंक्शन की पावर को लिखते हैं और नीचे में उस फंक्शन के पूरे की पावर में क्या करते हैं? 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये बेचारा क्या है? एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? a का फंक्शन है। पूरे की पावर क्या हो जाएगी बेटा? z माइनस a की पावर हो जाएगी 4। हाँ बोलो। और हर बार क्या करेगा? ये -1 पैदा होता रहेगा। हाँ बोलो, dz। अब देखो बेटा, अब क्या आएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और सामने में क्या आएगा? 3 × 2, क्या आएगा? 3 × 2। अच्छा, इसको मैं क्या 2 को फैक्टोरियल 2 बोल दूँ, 1 को फैक्टोरियल 1 बोल दूँ? हाँ बोलो हाँ, ठीक है। और ये आप लिखे होते f ऑफ z, 2 तो फैक्टोरियल 2 वही होता है, एक ही मतलब है। मैंने तो थोड़ा सुंदर बनाने का प्रयास किया है। z माइनस में a की पावर में क्या? 3dz, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करेंगे और क्या रहेगा ऊपर में? f ऑफ z और z माइनस में a सबकी पावर क्या? 4 और क्या लिखेंगे? dz। ये क्या है? 2π i, और ये जो है इस प्रकार से आप लिखेंगे, ओके। हाँ जी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे और देखते हैं क्या लिखा जा सकता है। और इन दिस वे, इसी प्रकार से, ठीक है। एक बार और लिख देते हैं, चलो इसी को। 2π i इंटीग्रेशन कितना बार? सॉरी, इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, कितना बार डिफरेंशिएशन? 3 बार। हाँ जी, इसको क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 3 इंटीग्रेशन f ऑफ z। ये कितना बार में है? 3 बार में आया है, याद रखना, ठीक है। z माइनस a पावर क्या? 4 dz। in this process या फिर in this way ऐसे लिखना है, इस तरीके से। in this way we can find nth
ऑर्डर डेरिवेटिव यानी तो ऑर्डर डेरिवेटिव, ओहो स्पेलिंग गलत है, डेरिवेटिव है ना। क्या आएगा 2 पाई आई, कितना बार, n बार डिफरेंशियल। 3 है तो 3 है फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो 3, 2 है तो 2, तो n है तो क्या आएगा, लिख दिया, n फैक्टोरियल लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ z, ये z माइनस में a। देखो यहाँ 3 है तो घात कितना है 4, यहाँ 2 है तो घात कितना है 3, यहाँ n है तो क्या होगा n + 1 dz, ठीक है। बुक में ऐसा लिखा ही नहीं होगा, है ना। आप उन लोग का काम ही अलग रहेगा, ठीक है। क्या हम लोग इतना नॉनसेंस हैं कि बुक को रटते बैठेंगे? इतना हमको समझदारी होना चाहिए कि हम मैथ्स वाले हैं, ठीक है। आपके पास अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं होना चाहिए, गणित को हल करने के कई तरीके होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये सी और यहाँ पर लिखेंगे क्या, f ऑफ z, और यही लिखना था हमको, ये ऐसा आता है करके। क्या हम वही प्राप्त किए जैसा सोचा था कि कुछ अलग प्राप्त कर लिए? यही मिला, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, यस। बहुत कठिन है, बहुत इजी है, बस एक बात याद रखेंगे, बेसिक तरीके से पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है बच्चों। ओके, कल के क्लास में अपन इसका डिफरेंट टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। किनको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स में क्या सॉल्व करना है आपको बताएंगे कि भैया कॉची इंटीग्रल फार्मूला की मदद से हम कितने तरीके से अलग अलग जो वो रहता है इंटीग्रेशन, उसको फाइंड कर सकते हैं करके। आप लोग पास बुक नहीं है, बुक होना चाहिए सामने, कम से कम क्लास में बैठे बैठे आप एक बुक रखा करो, ठीक है। आप लोग के पास बुक होगा तो कर पाओगे अच्छे से, हम बात कर पाएंगे, लिख पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। क्या निकालने वाले हम लोग, पेज नंबर बताओ। 185 में क्वेश्चन निकालना है हम लोग को, है ना। क्वेश्चन ये देखो 187 में क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिखा, पहला क्वेश्चन ही आपको दिख रहा होगा, 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, बताना मुझे, ठीक है। क्या लिखा है बताओ क्वेश्चन, हेलो बच्चों जल्दी बताइए। इवैल्यूएट करना है, हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। क्या करना है, इवैल्यूएट कीजिए, मतलब मूल्यांकन कीजिए। क्या मूल्यांकन करने के लिए पूछा है बच्चों, इंटीग्रेशन अलोंग सी, फिर से ऊपर में z स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 z-1 dz। लेकिन सी देना पड़ेगा, सर्कल देना पड़ेगा, सर्कल बताना पड़ेगा उसको, सर्कल क्या है करके, ठीक है। तो सर्कल क्या दिया बच्चों, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। ये क्या है, सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। एक और दिया है क्या इसी में, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1/2, मतलब एक सर्कल बनाओगे जिसका रेडियस क्या लोगे 1, सेंटर क्या लोगे 0। एक सर्कल बनाओगे सेंट्रल 0 लोगे, लेकिन उसका रेडियस क्या लगेंगे 1/2 लिखेंगे, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो मैं तो पूरा सिस्टमेटिक अभी नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, कल हम दोबारा लिखेंगे, समझेंगे, या फिर हम वीडियो एक अटैच करेंगे साथ में। हालांकि उसमें भी क्या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव साथ में रहेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में फोकस करना है, नया है पुराना है, क्या फर्क पड़ता है नया पुराने से, हमको क्वेश्चन से मतलब रहेगा ना बच्चों, ठीक है। और उसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को मैंने फिर सॉल्व किया है। तो आज की क्लास में जो है हमने पहले कॉची, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाला कॉची इंटीग्रल फार्मूला दोनों को सॉल्व किया है ना। तो उसमें डबल दिखेगा क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो आप क्वेश्चन पर जाओगे सीधा भगा के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप ध्यान से देखना, इसके वैल्यू हमें निकालना है, इसको आप गिवन है बोलना, पहले इवैल्यूएट कीजिए करके क्वेश्चन है। तो गिवन है, गिवन में सबसे पहले एफ ऑफ जेड क्या है पहचानो। एफ ऑफ जेड किसे बोलोगे, लिखने का तरीका देखिएगा, एफ ऑफ जेड किसे बोलोगे। पूरे को ना 5z बोलना, पहले आपको याद करवाया था, इसलिए लिखाया था, याद करो। इस पूरे को 5z बोलना, क्या बोलना 5z। पहले कॉची इंटीग्रल जब स्टार्ट किया था, यही कोने पे लिखा था मैंने,
अरे लिखा था फाइव जेड इक्वल टू क्या, जेड अपॉन में जेड माइनस ए लिखा था, फाइव जेड बोला था पूरा को, उसी को इंटीग्रेट किए थे हम लोग। हाँ बोलो। तो आप क्या कहोगे बेटा, ये जो है इसको सॉल्व करना है। मान लेता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए हो, इवेलुएट कीजिए करके बोल रहा है इस इंटीग्रल का वैल्यू, ठीक है। कब कब कौन से पॉइंट पर, 0.1 है, एक जगह क्या रखा है 0.1 रखा है, ओके। वहीं पे वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले बोलना कि गिवन पूरा इंटीग्रल को बोल देना जो भी है उसको 5z बोलना। क्या लिखना, 5z dz, 5z, हाँ बोलो, अलॉन्ग सी। और ये है आपका क्या, जेड स्क्वायर माइनस में जेड और प्लस में क्या 1 अपॉन में क्या जेड माइनस 1 डी जेड, है ना। आप जानते होंगे इसी को आप क्या बोलते थे, थोड़ा बीच में और लिखे होते हैं ना, थोड़ा और काम करते हैं, थोड़ा और छोटा बनाते हो। यहाँ पर लिखते हैं गिवन क्या बच्चों, इंटीग्रेशन 5z dz। आपको याद होगा हमने ऐसे लिखना सिखाया था, z माइनस में a dz ऐसे करके, है ना। जी सर। हाँ बोलो, हाँ सर। पक्का। इधर देखो, इधर हाँ बोलो, ये लिखे थे कि नहीं, हाँ लिखे थे। कब लिखे थे, अभी कल। कॉसी इंटीग्रल फार्मूला डिराइव करने से पहले यहीं पे माने थे। हाँ बोलो। जी सर। तो अगर ऐसे बोलेंगे तो आप क्या करना, लेट एफ ऑफ जेड, ऊपर वाला एफ ऑफ जेड होगा पक्का, जेड स्क्वायर माइनस में जेड प्लस में 1, और पॉइंट ए क्या होगा बेटा, ए की जगह 1, राइट, ए की जगह क्या होगा 1, पक्का है, गारंटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ए को ऐसा पॉइंट बोल के चल रहे हैं, और इसी पे मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है कि ये इसका वैल्यू क्या आएगा करके। पहला सर्कल पे पहला काम करें, ठीक है। तो मेरा पहला टास्क दिया गया है कि सर्कल है ना, सर्कल क्या है, सर्कल सी मॉड जेड इक्वल टू 1, इस पर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर पॉइंट ए इक्वल टू ए 1, राइट, ठीक। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक वो बनाता हूँ, समझने का प्रयास करना। कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सेंटर क्या है 0 है, रेडियस क्या है 1 है, ऐसे करके मान के चलना 1 रेडियस का सर्कल बनाया हूँ मैं, ठीक है बच्चों, 1 रेडियस का सर्कल बनाया हूँ, मान के चलना है, ठीक है, ओके। अब मुझे ये जानना है आपका जो पॉइंट है ए, इस सर्कल के अंदर है, ऊपर है, बाहर है, कहाँ है, मुझे ये बता दो। ए पॉइंट किधर है, बाहर, अंदर, किधर, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ठीक है। जब सर्कल पे होगा तभी इंटीग्रेशन करोगे, सर्कल के बाहर होगा तो इंटीग्रेशन नहीं करोगे, वो सीधा कॉसी थ्योरम से 0 हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ बोलो। आप जो है सभी बच्चे बुक में दूसरा वाला जो आंसर लिखा है किसके लिए, सर्कल जो है सर्कल सी, ये जेड जिसका रेडियस क्या है 1/2, उसको देखो, उसका आंसर 0 लिया है। क्यों लिया है बोलेंगे, देखो सर्कल बनाइए, सर्कल बनाएंगे, रेडियस कितना है बेटा, हाफ रेडियस है इसका, पॉइंट तो इधर बाहर में है पॉइंट, और बाहर में पॉइंट होगा तो इंटीग्रेशन नहीं आता। इसका करें हम, आया बात समझ सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को बता दो भाई, दिक्कत होगा तो हम और दिक्कत पैदा करेंगे आपके दिमाग में। बढ़ो आगे, चलो देखो ध्यान से, बाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, बाई यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, पॉइंट ए इज लाइस ऑन सर्कल, पॉइंट ए इज लाइस ऑन, उस पर है, ठीक है, इज ऑन द सर्कल ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वी कैन सी दैट, वी कैन सी दैट पॉइंट ए इक्वल टू 1 इज ऑन सर्कल जेड इक्वल टू 1, ये एक सर्कल जिसका रेडियस क्या है 1 है और सेंटर क्या है 0 है, ठीक है। पूरा लिख रहे हैं ऑन सर्कल करके, ऐसा मैं लिखता हूँ ऑन सर्कल सी। सो जब रहेगा तब क्या लगा रहे हैं आपको, ये क्या बोला है, इनसाइड या ऑन पे ही लगता है बोला है ना, तभी लगाओगे। तो बाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, मैंने शॉर्टकट लिख दिया, क्या पढ़े हो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, 2 पाई आई एफ ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन
एफ ऑफ जेड अपॉन में, या फिर इसको ऐसे लिखे थे, चलो आप पाप समझोगे उससे अच्छा मैं पाप को मिटा देता हूँ। जेड माइनस में क्या ए, राइट, और यहाँ पर क्या डी जेड, ऐसे ही लिख के छोटे होते हैं। अब आपका फंक्शन को जैसे माने थे वैसे वापस रखो, 1 अपॉन में 2 पाई आई, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 पाई आई, और एफ ऑफ क्या लिखेंगे ए, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों इधर आगे बढ़ोगे और क्या लिखने वाले हो आप लोग, नहीं इस एफ ऑफ जेड का वैल्यू पूरा, एफ ऑफ जेड का वैल्यू पूरा क्वेश्चन, इसका वैल्यू कितना आएगा पूछा, इसका वैल्यू कितना आएगा पूछा, लिखना इच्छे क्या लिखोगे, जेड स्क्वायर माइनस में जेड प्लस में 1 अपॉन में जेड माइनस में 1 डी जेड, ए का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। इतना आपको करना था, लिख दिया। अब मैं क्या करूं आगे, ये 2 पाई आई दिख रहा है, 2 पाई आई, और आप जो है एफ ऑफ 1 लिखोगे, अब सीधा क्या लिखोगे, एक जगह क्या लिखोगे 2 पाई आई और एफ ऑफ 1, है ना, यहाँ पर ही 1 लिख देना था बेटा, ठीक है, 1 यही लिख देना था क्योंकि एक जगह 1 पुट किया है। अब एफ ऑफ 1 में ना यहीं पे रखना है आपको, ये दे दी, एफ ऑफ 1 लिखोगे तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, हाँ कि ना, यहीं पे एफ ऑफ 1 रखना है। अगर 0.2 बोला तो 2 रखते, हालांकि वो नहीं आता 0 क्योंकि सर्कल से बाहर रहता हो, ठीक है, पक्का जी। कितना आया फिर, इस इंटीग्रेशन का पूरा मान कितना है, जेड स्क्वायर जेड माइनस 1, इस पूरे का वैल्यू कितना है 2 पाई है। आंसर बुक में 2 पाई है कि नहीं, देखो कि अलग दे दिया, 2 पाई आई ना, 2 पाई आई। दूसरा का आंसर 0 दिया है कि नहीं, क्यों दिया है भाई, क्योंकि सर्कल से बाहर है। समझा पाया मैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। अब बुक में 2-4 पन्ना पलटाओ और देखो कितने सारे क्वेश्चन दिए हैं ऐसे, और कुछ जगहों पर सर्कल हम बना के दिखाएंगे, यहाँ पर बनाया नहीं है, मैं हर जगह सर्कल बनाऊंगा, बुक में 1-2 जगह बनाया भी है, ठीक है, 1-2 जगह बनाया है कि नहीं। पेज नंबर 90 पे जाओ, आपको दिखेगा, पेज नंबर 90 पे जाओ जल्दी।